हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में थर्ड लेक्चर लेके आए हैं और इसके पहले दो लेक्चर्स में हमने फैराडेज लॉज और मोशनल ईएमएफ कवर किया है। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन रेफर दोज वीडियोस फॉर द फर्दर वीडियोस विच आर गोइंग टू कम, क्योंकि ऑफकोर्स फैराडेज लॉज के बिना चैप्टर में समझ में नहीं आएगा कुछ भी। पूरा चैप्टर ही फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस। कौन सा टॉपिक? सेल्फ इंडक्टेंस। अभी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो बेसिकली फैराडेज लॉ का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। फैराडे का लॉ बोलता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड कॉइल देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कॉइल, या देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। और उसी के बेसिस पे हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल से रिलेटेड होता है। कॉइल मतलब क्या? कॉइल मतलब एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सबको पता हो, अगर सोलेनॉइड जो है उसको हम कैसे बनाते हैं, तो सोलेनॉइड में हम एक वुडन बोलो या एक मेटालिक बोलो, जो भी एक बेस होता है, उस पे वायर्स का वाइंडिंग होता है। किसका वाइंडिंग? वायर्स का वाइंडिंग। ये आई होप सबने देखा होगा, साइंस के स्टूडेंट हो तो ये तो देखा ही होगा। तो ऐसा कुछ होता है सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड का एग्जांपल हम यहाँ पे लेके सेल्फ इंडक्टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या बोल रहा है, या सेल्फ इंडक्टेंस में हमको क्या पढ़ना है। समझो जैसे ये एक कॉइल है मेरे पास, ठीक है। अब मैं पूरा ये बेस वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट एक आउटलाइन ऑफ द कॉइल। ये एक कॉइल है जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सब चीज़ वगैरह वगैरह। अभी हम पैरामीटर्स पे नहीं जाएंगे, पैरामीटर्स में आने वाले आगे के पार्ट में पैरामीटर्स पे भी डिस्कशन है। तो सपोज जैसे ये एक कॉइल है जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। ये करंट जब फ्लो करेगा, जैसे यहाँ देखो इसके साथ में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है, तो करंट के वजह से इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इस कॉइल में से, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो बेसिकली इस कॉइल में से जब करंट पास करा तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो फैराडेज लॉज के हिसाब से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। जैसे ये जो करंट हमने भेजा है, सपोज दिस इज आवर प्राइमरी करंट। ये करंट जब मैं भेजता हूँ और ये करंट जब वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबको याद हो अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, किसी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर n है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट NI। ये सब चीज़ें ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में हुई है 12th स्टैंडर्ड के। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है करंट पे, और करंट जब तक कांस्टेंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा तब तक फ्लक्स नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि एरिया तो फिक्स है ना, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स और कॉइल का एरिया पर यूनिट टर्न या एरिया ऑफ ईच टर्न वो तो फिक्स है। इस पे हमने वाइंडिंग किया है तो एरिया इसका फिक्स है। यानी अगर मुझे फ्लक्स चेंज करना है तो मुझे इस करंट को चेंज करना पड़ेगा, समझा? चलो अब थोड़ा इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इफ़ आई इंक्रीजेस, ध्यान दो, अगर मैं किसी तरीके से आई को इंक्रीज कर सकूँ, आई इंक्रीज होगा तो क्या होगा बताओ? आई इंक्रीज होगा तो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, हाँ या ना? आई इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीजेस, हाँ या ना? और फ्लक्स इंक्रीज हुआ यानी चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। सो करंट इज इंड्यूस्ड, बोलो हाँ या ना? करंट इंड्यूस होगा। ये इंड्यूस करंट कैसा होगा? तो एज पर लेंजेस लॉ हमको मालूम है, इंड्यूस्ड करंट जो होता है, या अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली बात करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया है। इंड्यूस करंट जो होगा वो इस फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। देखो मैंने फाई को फ्लक्स लिखा है, दिस इज फाई विच इंक्रीजेस, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। ये जो करंट आता है, ये करंट ऐसा होता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के रीजन को, या समझो जिस वजह से ये करंट इंड्यूस हो रहा है यानी फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ये लेंजेस लॉ बोलता है। लेंजेस लॉ सेज दैट द इंड्यूस्ड करंट और द ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ द चेंज इन ईएमएफ, सॉरी कॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स। तो चेंजिंग फ्लक्स का क्या रीजन है? रीजन है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना।
फ्लक्स क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट आएगा ये इस करंट को अपोज करेगा, यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट आएगा, सिंपल वर्ड्स में। तो देखो इस तरफ तुमको मिल जाएगा इंड्यूस्ड करंट आई डैश। ध्यान दो, मैंने आई और आई डैश लिया है। आई इज योर करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, आई डैश इज द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, आई डैश इज द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। हमको फाइंड आउट करना है इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है और इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या है। सो ये तो हो गया पहला केस जिसमें करंट इंक्रीज हुआ। इसका दूसरा केस मैं लिख सकता हूँ वाइस वर्सा में। वाइस वर्सा में क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा में ये अगर करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो फिर से करंट इंड्यूस होगा। बट इस बार ये करंट क्यों इंड्यूस हो रहा है? फ्लक्स के डिक्रीज होने से। फ्लक्स क्यों डिक्रीज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने से। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों डिक्रीज हो रही है? करंट के डिक्रीज होने से। तो ये वाला जो करंट इंड्यूस होगा ना, करंट के डिक्रीज को अपोज करेगा। तो जब ये करंट डिक्रीजिंग आएगा तो इंड्यूस्ड करंट इसी करंट के डायरेक्शन में आ जाएगा। समझ में आया दोनों केसेस? ध्यान से सुनो, एक बार जब ये करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज कर रहा है, एक बार जब ये करंट कम हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट इसको सपोर्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट का काम है फ्लक्स चेंज को अपोज करना। फ्लक्स चेंज क्यों आ रहा है? करंट के चेंज होने से। तो अगर करंट कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा और अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको कम करेगा, सिंपल वर्ड्स में अपोज करेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा तुमको। चलो इसके बेसिस पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ये नोट डाउन करते चलो, तुमको साथ में अगर करना है तो यू कैन नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो इन बिटवीन। नाउ दो स्टेटमेंट्स क्या मिल रहे हैं देखो, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट opposes the growing current। इंड्यूस्ड करंट क्या करता है? ग्रोइंग करंट को अपोज करता है। दूसरा, एंड सपोर्ट्स डाइंग करंट। ग्रोइंग मतलब इंक्रीजेस, डाइंग मतलब डिक्रीजेस। तो बढ़ने वाले करंट को अपोज करेगा और कम होने वाले करंट को सपोर्ट करेगा। चाहिए तो यहाँ पे तुमको डाइंग का मीनिंग लिखना है तो लिख सकते हो डिक्रीजिंग करंट। ठीक है, सो डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करता है। फाइन, अब हमको निकालना है इस करंट के वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो ज़रा ध्यान दो, एक हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, हमको मालूम है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। ये दिखाई पड़ रहा है या नहीं? ज़्यादा कॉर्नर तो नहीं है, आई थिंक दिखाई पड़ रहा है। फाइन, सो दिस इज माइनस डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। यानी फ्लक्स तो हमको चाहिए, कितना फ्लक्स है इस कॉइल में, वो फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है उस हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो हम बोल सकते हैं सिंस द फ्लक्स थ्रू द कॉइल दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये बताओ कैसे लिखा? अभी देखो मैंने लिखा था मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है म्यू नॉट एन आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंडेंट है। फ्लक्स की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी होती है बी इंटू ए, यानी फ्लक्स का वैल्यू भी करंट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना। यहीं से बोल सकते हैं ना हम ये चीज़। बोलो, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है हर एक लूप का या हर एक कॉइल का। मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से चेंज हो सकती है? करंट के वजह से। यानी फ्लक्स भी किस वजह से चेंज हो सकता है? करंट के वजह से। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड हेंस वी कैन रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी टू गेट अ कांस्टेंट which is L. This L is called as coefficient of self inductance. Very important. बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में जो होते हैं वो इसके बेसिस पे होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इन जनरल सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक से। ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? L हो जाएगा फाई अपॉन आई। फाई क्या होता है? वेबर। तो इसका यूनिट निकालो। ये तो चलो फॉर्मूला आ गया फ्लक्स का, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का। सो यहाँ से एसआई यूनिट अगर मैं निकालता हूँ तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर, करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। वेबर पर एम्पियर के लिए एक नाम है जो हम यूज़ करेंगे, कॉल्ड एज हेनरी। हेनरी नाम हम यूज़ करेंगे या हेनरी यूनिट हम यूज़ करेंगे। क्वांटिटी कैसा आएगा? तो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है,
क्यों स्केलर क्वांटिटी है तुमको समझ में आ रहा होगा, फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उनका रेशो क्या हो गया, स्केलर। ठीक है, गुड। अब तुम मुझे एक चीज़ सोच के बताओ कि ये इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कोएफिशिएंट की वैल्यू फ्लक्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है और करंट पे इन्वर्सली डिपेंडेंट है, बट ऐसा है नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ना तो फ्लक्स पे डिपेंडेंट है ना तो करंट पे डिपेंडेंट है। तुम सोचो, मैं बोलूँ अगर मैं फ्लक्स को डबल कर दूँ तो कोएफिशिएंट डबल हो जाएगा क्या? नहीं, फ्लक्स डबल कब होगा, जब करंट डबल होगा, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। बोलो हाँ या ना, लिंक समझ में आ रहा है? फ्लक्स डबल होना मतलब करंट डबल होना, तो यहाँ नीचे भी 2 का फैक्टर है, ऊपर भी 2 का फैक्टर है, 2 कैंसिल होकर रेशो फिर से सेम आ जाता है। तो ये चीज़ एज अ नोट याद रखो, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, फ्लक्स एंड I, यानी गिवन कॉइल के लिए L क्या होता है, कांस्टेंट होता है। गिवन कॉइल के लिए L क्या होता है, कांस्टेंट। अब हमको फ्लक्स की वैल्यू मिल गई है L इंटू आई, तो हम इसको यूज कर लेंगे टू फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। सो देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल विल बी, हमारे पास फैराडेज लॉ है, तो फैराडेज लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड EMF होता है माइनस d∅dt। यहाँ माइनस साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनस साइन हमको बताएगा कौन सा डायरेक्शन है। सो देयरफॉर E विल बी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फाई की जगह क्या आ जाएगा, L इंटू आई। L तो कांस्टेंट है कॉइल के लिए, बताया ना अभी, यानी L डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये आता है माइनस L di/dt। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर क्या चल रहा है, 3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस L di/dt, EMF की वैल्यू माइनस L di/dt बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसा ही है जैसे कोई रजिस्टर है, ध्यान से समझो अब इसका लॉजिक। कोई रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट I फ्लो करता है, तो इसमें जो वोल्टेज होता है वो होता है I इंटू R, है ना, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, फाइन। कोई कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी है C और इसमें सपोज चार्ज फ्लो करता है, या सपोज कर लो इसके प्लेट्स पे चार्ज है Q, तो हमको मालूम है कैपेसिटी होती है Q/V, यानी वोल्टेज होता है Q/C। तो कैपेसिटर का वोल्टेज है Q/C, रेजिस्टर का वोल्टेज है I इंटू R, वैसे ही इंडक्टर का वोल्टेज है माइनस L di/dt। ज़रा ध्यान से देखो, इन दोनों में माइनस साइन नहीं है, इसमें माइनस साइन है, यानी इंडक्टर करंट को अपोज करता है। माइनस साइन सिर्फ इतना बताता है कि इंडक्टर करंट को अपोज करता है। कौन से करंट को, जो करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा। कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है ना, तो di/dt को अपोज कर रहा है। di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव समझता होगा ना, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ करंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को अपोज करता है इंडक्टर, यानी बेसिकली इंडक्टर सर्किट में करंट के चेंज को अपोज करता है। तो ये स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये रफ करूँगा मैं, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो देखो, यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स हम देखते हैं, क्या कंक्लूजन्स मिल रहे हैं। कंक्लूजन्स हमको मिलते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन इज, सो देयरफॉर इंडक्टर और दिस कॉइल, इसको अब हम इंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। सो इंडक्टर opposes the change in current through the coil. So therefore inductor represents the electrical inertia in the circuit। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं, MCQs पूछ देता है तुमको। सो इंडक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इन द सर्किट। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का मतलब क्या है, तुम सर्किट में बैटरी कनेक्ट करो और सर्किट में करंट फ्लो करना चालू करे, तो ये इंडक्टर उसको फ्लो करने से रोकेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये बोर्ड है, इसको मैं मूव कराना चाहूँ तो ये मूव नहीं होता क्योंकि इसकी इनर्शिया है। कोई टेबल है, कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उनको जब हम मूव कराते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपोज करता है। जैसे ये एक ब्लॉक है,
तो इसको जब मैं मूव कराना चाहूँ तो ये उस मोशन को अपोज करता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, ये बेसिक मैकेनिक्स है। वैसे ही सर्किट में जहाँ भी इंडक्टर लगा होगा, इंडक्टर करंट फ्लो करने से अपोजिशन देगा। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए मोशन है, वैसे ही सर्किट के लिए करंट है, क्योंकि करंट क्या है, चार्जेस का मोशन ना। तो सर्किट में चार्जेस का मोशन अपोज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंडक्टर। इंडक्टर मतलब एक कॉइल, ठीक है। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट का यूनिट मैंने बताया, कोएफिशिएंट की क्वांटिटी का नेचर बताया, और कोएफिशिएंट से रिलेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला बताया -LdI/dt। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखो। ईएमएफ बीइंग -LdI/dt, ये जो लिखा है तुमने, ये वाला स्टेटमेंट है। ये इक्वेशन मतलब ये स्टेटमेंट, इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट थ्रू द कॉइल। तो करंट के चेंज को अपोज कर रहा है, दैट इज वाई नेगेटिव साइन इज देयर, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको कॉपी कर लो फटाफट, फिर मैं एक और आज डेरिवेशन करा देता हूँ इस लेक्चर में, विच इज़ द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। इस कॉइल के इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है। देखो तुम बोलोगे सर वैल्यू तो मिल गई, बट ये वैल्यू फाई और आई पे इंडिपेंडेंट है ना। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, जैसे मैं बोलूँ रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, बट क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट पे डिपेंडेंट है, नहीं। रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला होता है ρL/A, अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत, अगर पढ़ा होगा तो ये मालूम होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, जिसमें L है लेंथ ऑफ द वायर, A है एरिया ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंडेंट है ना तो करंट पे, इंस्टेड वो डिपेंडेंट है वायर के लेंथ पे और एरिया पे। तो वैसे ही इंडक्टर की वैल्यू फॉर्मूला ये है φ/A, बट एक्चुअल फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें डिपेंडेंट टर्म्स भी आएंगे, किन टर्म्स पे ये डिपेंडेंट है, तो वो टर्म्स कुछ अलग होते हैं। तो उसके लिए हमको एक डेरिवेशन करना पड़ेगा, विच विल बी फॉर द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। तो ये कॉपी करो, वीडियो पॉज करके मैं रफ करूंगा। चलो नोट डाउन कर लिया था पॉज करके। एक छोटा सा हम डेफिनेशन ऑफ एल में बता देता हूं तुमको। डेफिनेशन ऑफ एल, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल, तो हमको मालूम है फॉर्मूला ई है -LdI/dt, करेक्ट। ज़रा ध्यान दो यहाँ से, अगर मैं इसका वैल्यू निकालूँ, ईएमएफ का वैल्यू, डायरेक्शन की बात नहीं करूँ, सिर्फ वैल्यू, तो ये माइनस साइन हट जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ LdI/dt, यानी इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आती है, L की वैल्यू आती है E/dI/dt। यहाँ ध्यान से देखो, इफ़ dI/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, यानी करंट 1 एम्पियर 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है, चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, इट डजेंट मैटर, चेंज इतने से हो रहा है। सो इफ़ dI/dt इज़ 1 एम्पियर पर सेकेंड, या वैल्यू ऑफ dI/dt इज़ 1 एम्पियर पर सेकेंड, so therefore we can write L is equals to E। ये है definition of L। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे coefficient of self inductance is defined as the value of the induced EMF in a coil when the rate of change of current through the coil is 1 ampere per second। ये है definition of L। तो ये definition तुमको एग्जाम में पूछता है कभी कभी 1 मार्क के लिए, तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। definition क्या बनी, ये पूरा तुम्हारा definition हो गया। This is the definition that L is equals to E when the rate of change of current through the coil is 1 ampere per second। Good। अब हम derive करने जा रहे हैं for the value और equation of coefficient of self inductance। छोटा सा derivation है, थोड़ा 5 मिनट का patience रखो, हो जाएगा। coefficient of self inductance हमको derive करना है। तो देखो, जैसे समझो ये एक coil है, ठीक है। इस कॉइल का लेंथ है L, इस कॉइल के हर एक टर्न का एरिया है A, और इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है I। ध्यान देना, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N। ध्यान से देखो क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं। कॉइल है जिसका लेंथ है L, कॉइल है, या हम स्मॉल l लेके चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N, A है एरिया ऑफ ईच कॉइल। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ का लेबलिंग कर देता हूँ। देखो, N नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, A एरिया ऑफ ईच कॉइल, L लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। समझ में आया, सोलेनॉइड का लेंथ या कॉइल का लेंथ, ठीक है। और क्या, I इज करंट थ्रू द कॉइल।
अब ये करंट चेंज होगा तो ये सब चीज़ें होंगी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस, ये सब चीज़ें आएंगी। फाइन, हमको निकालना है एल का फॉर्मूला। तो देखो, सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान देंगे सब लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द n टर्न्स विल बी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा n टर्न्स के थ्रू। देखो, एक टर्न के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स होता है b इंटू ए, एक टर्न के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, होता है b इंटू ए। अगर n टर्न्स है तो ये हो जाएगा n टाइम्स b इंटू ए, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने पिछले चैप्टर में काफ़ी बार पढ़ाया है, या कहीं और से भी पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, जितने टर्न्स आएंगे उतने टाइम से फ्लक्स बढ़ता जाएगा, सिंपल। सो देयरफॉर नेट फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया ऑफ ईच कॉइल। ये क्या है, फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल, टोटल फ्लक्स हो गया n इंटू फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल। ये b की वैल्यू हमको मालूम है, सिंस b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ये तो डिराइव किया है सोलेनोइड के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके पिछले चैप्टर में। ये जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बोलो हाँ या ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई एल। बोलो समझ में आया। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। सो ये रीज़न हो गया। सो देयरफॉर नेट फ्लक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू बी की वैल्यू क्या मिली है, म्यू नॉट n इंटू आई बाई एल इंटू ए। बोलो समझ में आया। n इंटू एन स्क्वायर हो गया। सो देयरफॉर नेट फ्लक्स ये क्या आ रहा है, म्यू नॉट n स्क्वायर ए बाई एल इंटू आई। समझा क्या, ये नेट एक्सप्रेशन आ रहा है या नेट फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हमने देखा दैट सिंस नेट फ्लक्स वॉज इक्वल टू एल टाइम्स आई, अभी देखा था ना, ये कहाँ से आया, फाई की जगह एल आई सब्सटीट्यूट किया था। तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे इसको कंपेयर करेंगे हम। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो कंपेयरिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को कंपेयर करो, क्या मिलेगा 3 और 4 को कंपेयर करके, ये आई, ये पूरा तुम्हारा एल है। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर एल विच इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये आया एल का एक्चुअल एक्सप्रेशन। एक्चुअल एक्सप्रेशन मतलब ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वो क्वांटिटीज़ है जिन पे एल डिपेंड होता है। तो ध्यान से देखो, हम बोल सकते हैं एल, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, यानी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया को, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ को। तो अब तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तुमको बोल देगा कि किसी कॉइल का लेंथ डबल कर दिया, बताओ सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू को क्या होगा। लेंथ डबल किया तो सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू आधी, समझा। एरिया ऑफ ईच कॉइल डबल कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस भी डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है डायरेक्ट। आई होप समझ में आया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एल। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं स्मॉल एन के टर्म्स में। ये एक्सप्रेशन हम बॉक्स कर देता हूँ मैं इसको, ये एक्सप्रेशन मैं स्मॉल एन के टर्म्स में भी लिखूंगा। देखो स्मॉल एन के टर्म्स में क्या हो जाएगा, स्मॉल एन के टर्म्स में यहाँ से सब्स्टिट्यूशन देखो तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कैपिटल एन की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन इंटू एल। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर एल कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट एन स्क्वायर है ना, यानी एन स्क्वायर एल स्क्वायर, सो एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल। सो देयरफॉर एल का एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट एन एल ए। अब इसको देख के कोई ये मत बोलो कि इंडक्टेंस लेंथ को डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसको देख के कोई ये मत बोलो कि इंडक्टेंस लेंथ को डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्यों नहीं बोल सकते ऐसा तुम, क्योंकि ये जो स्मॉल एन है इसमें एक एल ऑलरेडी है। जब तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो समझ में आएगा कि एक एल कैंसिल होकर नीचे एल बचेगा, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन ही है अभी भी। तो ये जो इक्वेशन मिला है ना, इक्वेशन नंबर 6, दिस इज जस्ट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स।
न्यूमेरिकल्स में कभी तुमको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर दिया है तो तुम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस कितना है, तो यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। ये एक्सप्रेशन बाद में हमको काम आएगा। इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। तो सेल्फ इंडक्टेंस में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस में पहले तो किसी कॉइल के थ्रू कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमने निकाला यूजिंग फैराडेज लॉ। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एल हमने फाइंड आउट की। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया। ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए क्या किया है, कॉइल लिया है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, लेंथ है, ये सब यूज करके हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव किया, इक्वेशन नंबर 5। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन से दिखाई पड़ रही है। प्रोपोर्शनैलिटी एन स्क्वायर पे है, ए पे है और इन्वर्सली है एल पे, ठीक है। और लास्ट में एक और हमने इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ भी निकाला। इसको चाहिए तो यहाँ पे लिख दो, दिस इज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। किसी को इडली खाना है क्या? वो बजा रहा है देखो ज़ोर ज़ोर से। सो दिस इज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची हैं वो एनर्जी डेरिवेशंस वगैरह, तो वो भी हम करेंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, ये पॉज करके छाप लेना है, इंपॉर्टेंट है सब कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम तुम देने वाले हो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।